स्टूडेंट्स, आज हमें सॉल्यूशन का आगे अध्ययन करते हैं, जिसमें आज हम न्यूमेरिकल्स का आज अध्ययन करेंगे। कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था परासरण दाब के नियमों के बारे में, और इसके बाद में एक अपने टॉपिक पढ़ा था विस्तरण और परासरण में अंतर पढ़ा था कल। तो आज अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूमेरिकल जो है सॉल्यूशंस पर। परासरण दाब का कल हमने एक न्यूमेरिकल तो किया था, आज आगे के न्यूमेरिकल जो है उनका अध्ययन करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है K फॉर Fe6 का 0.1 m विलियन 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 46% आयनित होता है। विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। R इज इक्वल 0.082 ATM लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स दिया गया है। यानी ये क्वेश्चन जो आपके जो बुक्स में दिए गए हैं, तो आपकी कोई भी प्रकार का वैसे डाउट है लिखने में, तो आपका क्वेश्चन जो है वो आपकी किताबें भी दिया, तो आप वहां से भी इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए किस प्रकार आपको करना है। देखिए सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल जो है उसमें जो दिया गया है, पहले तो आपको उसका आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या क्या दिया गया है, उसको अपने को नोट करना है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। K फॉर एफिशिएंसी था 0.1 m विलियन। देखो 0.1 m विलियन है, यानी m का मतलब होता है मोलरता। तो मोलरता का मतलब यहाँ पर सांद्रता को बताता है। तो सांद्रता तो कितनी दी है, 0.1 m दी है। 27 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर कितना दे दिया, 27 डिग्री सेल्सियस। देखो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे हम, तो इसको 233 में ऐड कर देंगे, तो 273 प्लस 27 इज इक्वल हो जाएगा 300 केल्विन। इसके बाद में देखिए इसमें दिया हुआ है 46% आयनन होता है। तो आयनित होने को किससे लिखा जाता है, एल्फा से। आपने वांट ऑफ गुणांक और वियोजन की मात्रा में संबंध पढ़ा था, तो वहां पर आयनन होने का मतलब होता है कोई विलायक में विलेय को घोलते हैं तो वो आयनों में टूट जाता है, और आयनों में टूटने की मात्रा को रिप्रदर्शित किया था, अपने रिप्रेजेंट किया था एल्फा से। राइट है। तो यहाँ पर देखिए 46% आयनित हो रहा है, तो यानी एल्फा की वैल्यू कितनी दी है, 46%। तो 46% का निशान हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100। इसके बाद में देखिए एक अपने को इसमें दिया हुआ है आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू दी हुई, तो आर की वैल्यू भी लिख लेते हैं 0.082 एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है। इसके बाद में देखिए एक अपने को दिया K4 एफिशिएंसी दिया है। इस पदार्थ का आयनन हो रहा है, बात को थोड़ा ध्यान से सुने। K4 एफिशिएंसी का 0.1 m विलियन 27 डिग्री सेल्सियस 46% आयनन होता है, यानी इस पदार्थ का आयनन हो रहा है। तो इसका आयनन हो रहा है, तो देखो कितने आयन बनेंगे, तो ध्यान दीजिए K4 Fe6 के लिए n का मान, अब आयनन होने का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने आपको पीछे बताया था जैसे NaCl है, इसका आयनन होता है, जैसे ये पदार्थ तो एक ही है, इसका आयनन होता है तो क्या बनाता है, Na प्लस और Cl माइनस। तो आयनन होने पर कितने पदार्थ होंगे, एक और एक कितना हो गया, 2। राइट है। कुछ बात समझ में आई आपकी। मैं यहाँ NaCl पदार्थ जो है इसका आयनन होगा, तो यहाँ दो पदार्थ बन रहे हैं Na प्लस और Cl माइनस। अब यदि मान लीजिए मैं ये कहूं यहाँ पर AlCl3 पदार्थ है, तो पदार्थ तो कितना, एक ही है कि एक मोल ही है। अब इसका आयनन कराओ, तो एल्यूमिनियम तो क्या बनाता है, धनायन। एल्यूमिनियम की संख्या कितनी होती है, प्लस की 3, और क्लोरीन पर कितना आवेश होता है, -1। क्लोरीन है कितने, 3। तो ये जब टूटेगा तो आयन ये बनेंगे, एल्यूमिनियम आयन और क्लोराइड आयन। अब ये कितने हो गए, देखो ये तो कितना है, 1, और ये कितना है, देखो 3। तो 3 और 1 टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो यानी n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 4। अब इसी प्रकार यदि हम इसको सॉल्यूशन करें, तो यहाँ पर देखो K4 Fe6 है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको K4 Fe6 है, इसका आयनन होगा, तो देखो ये टूटेगा तो ये तो क्या बनेगा, 4 पोटेशियम आयन। 4 पोटेशियम आयन, क्यों पोटेशियम की संख्या कितनी होती है, प्लस की 1। तो 4 पोटेशियम 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो भाग है
एफिशिएंसी इस पर आ जाएगा माइनस का, ये 4 त्याग देगा, ये 4 क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। एक बात और बता दूं, ये जो कंपाउंड है जो ब्रैकेट के अंदर लिखे जा रहे हैं, ये कंपाउंड जो पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे। जो बड़े ब्रैकेट में जो कंपाउंड होंगे उन कंपाउंड को नाम दिया गया है उप सहसंयोजक यौगिक, इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो उन यौगिकों में क्या करते हैं, जो बाहर वाला भाग है वो आयनिक होता है। बाहर वाला जैसे इधर वाला पोटेशियम है तो ये आयनिक है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो अब यहां देखो पोटेशियम तो कितने हैं, 4, और ये एफिशिएंसी पूरा टोटल कितना, देखो ब्रैकेट में ये एक ही तो है पूरा, ये पूरा टोटल एक ही काउंटिंग होता है ब्रैकेट वाला पूरा कंपाउंड। तो 4 तो ये हो गए और 4 और ये एक ही हो गए, तो 4 प्लस ये कितना हो गया, 5। तो ये कितने भाग इसके आयनित हो गए, 5 भाग इसके आयनित हो गए। अब इसके बाद में देखिए यहां पर है, इसकी वैल्यू लिखते हैं पहले। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब यहां पर देखिए K4 एफिशिएंसी के लिए एन बराबर कितना है, 5। भाई 4 तो पोटेशियम आयन, 4 पोटेशियम आयन और एफिशिएंसी से तो ये 4 त्याग देगा, ये 4 ग्रहण कर लेगा। तो टोटल वैल्यू भी कितनी बताई थी, 5। अब यहां पर देखिए आगे एल्फा इज इक्वल, एल्फा का क्या होता है, I-1 अपॉन n-1, राइट है। तो एल्फा की वैल्यू तो कितनी है, देखो 46/100 लिख दू क्या, 46/100 इक्वल आई की वैल्यू, आई ज्ञात करेंगे, I-1 अपॉन n की वैल्यू कितनी है, 5-1। तो यहां पर देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पर देखिए 46/100 इज इक्वल I-1 अपॉन 4। ये 5 में से एक जाएगा तो 4 बचेगा, इसको करो कैंसिल आउट तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा, 25। तो ये हो जाएगा 46/25 I-1। इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 25I-25 इज इक्वल 46। ये माइनस का हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस का, तो I इज इक्वल कितना हो जाएगा, 71/25। 71 को डिवाइड करेंगे 25 से तो ये वैल्यू आएगी 2.84। तो ये मान किसका आ जाएगा, I का मान अपने पास आ जाएगा। इसके बाद में देखिए हमें पूछा गया विलयन का परासरण दाब। तो परासरण दाब देखो हमने पढ़ा था पाई इज इक्वल, एक फॉर्मूला पढ़ा था CRT, पाई इज इक्वल CRT। ये परासरण दाब का ये फॉर्मूला इसलिए लगाया जा रहा है, परासरण दाब का एक फॉर्मूला और लिखा था हमने, WRT अपॉन M गुणा V, जो कल पढ़ा था हमने। यहाँ पर ये पाई इज इक्वल CRT क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि अपने को क्वेश्चन के अंदर C की वैल्यू दी हुई है, T की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू दी हुई है, और साथ में एक वैल्यू अपने सोल्व क्या कर लिया, I। तो I का जो संदर्भ हमने अणुसंख्यक गुणधर्म में परासरण दाब में संबंध पढ़ा था, तो अणुसंख्यक गुणधर्म में और जो आपका परासरण दाब के संबंध के लिए फॉर्मूले में वान टाप गुणनांक को उससे क्या किया था, आपने गुणज किया था। भाई वहां कवनांक गुणन को भी आपने वान टाप गुणनांक से गुणा किया था, हिमांक अवनमन को भी किया था, वाष्प दाब अवनमन को भी किया था। इसी प्रकार परासरण दाब को भी करेंगे तो ये पाई इज इक्वल ICRT। तो आगे इसको नोट करते हैं, पाई इज इक्वल आई की वैल्यू कितनी है 2.84 इंटू सी की वैल्यू 0.1, आर की वैल्यू 0.0 ऐड 2 इंटू टी की वैल्यू 300। तो पाई का इसमें इसको हल करेंगे तो ये आएगा 6.98 ATM। इस प्रकार इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको पहले तो ये पता होना चाहिए क्या क्या दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में देखो C की वैल्यू कितनी दी थी 0.1 M, T की वैल्यू दी थी 27 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों को ऐड कर दिया हमने, 273 डिग्री को केल्विन में 273 जोड़ देते हैं। एल्फा की वैल्यू प्रतिशत 46/100। यहाँ पर R की वैल्यू दी हुई है, K4 एफिशिएंसी के लिए N का मान कितना हो जाएगा 5। तो 4 तो पोटेशियम आयन, अब एक ब्रैकेट वाला आ जाएगा तो पूरा कितना हो जाएगा टोटल 5, 4 और 1 5। देखो ब्रैकेट वाला जो पूरा भाग एक ही गिना जाता है हमेशा। तो एल्फा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा एन के लिए आपने, एल्फा इज इक्वल I-1 अपॉन n-1। यहाँ पर इसको हल करेंगे 46/100 I-1 अपॉन 5 - 1,
यहाँ पर लिखा 46/100 बराबर i माइनस 1/4। यहाँ कैंसिल आउट किया तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 25। तो 46/25 बराबर i माइनस 1। इसको हल किया तो 25i माइनस 25 इक्वल 46। तो i इज इक्वल 71/25 इज इक्वल 2.84 आ जाएगा। परासन दाब का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर पूछा है तो पाई इज इक्वल आई सी आर टी। चारों वैल्यू दी हुई है, नोट कर दी। इसको हल करेंगे तो आएगा 6.98। तो ये है परासन दाब का आज का पहले क्वेश्चन का हल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। इस विलयन का हिमांक अवनमन 0.317 केल्विन है। बेंजोइक अम्ल की समगुणन की मात्रा ज्ञात कीजिए। बेंजीन हेतु केएफ का मान दिया हुआ है 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो ये सॉल्यूशन जो लिखा है मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन का हल किया है, अब नीचे वाले क्वेश्चन का हल करते हैं। नोट साथ साथ आप तब किया करो इसको, ताकि वर्क आपकी ज्यादा भी नहीं होगा और नोट करने से देखो समझ में आएगा क्या बताया जा रहा है आपको। तो यहां पर देखिए 0.3 ग्राम। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में अपने को जो जो वैल्यू दी उसको नोट करना है। देखो यहां पर 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। तो यहाँ ग्राम की मात्रा 2 दी हुई है, तो एक मात्रा कम और एक मात्रा ज्यादा है। तो जो मात्रा कम होगी वो विलय को बताएगी, जो ज्यादा होगी वो विलय को बताएगी, राइट है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले कम मात्रा WB। देखो द्रव्यमान को W से लिखा था, एक WB हो जाएगा, एक हो जाएगा WA। तो ये तो कितना है 0.3 ग्राम और ज्यादा कितना 20 ग्राम, ये हो जाएगा विलय 20 ग्राम। द्रव्यमान अपन ने दोनों लिख दिए, कम वाला विलय, विलय को आपने बी से लिखा था, विलय को ए से लिखा था। आगे देखिए इस विलयन का हिमांक अवनमन, अच्छा विलयन का हिमांक अवनमन, तो हिमांक अवनमन को किसे लिखा था, डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट किया था। हिमांक अवनमन को किसे रिप्रेजेंट किया था, डेल्टा टीएफ से। ये टॉपिक पीछे पढ़कर आ चुके हो आप। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 0.317। आगे क्या पूछा है, बेंजोइक अम्ल की समूहन की मात्रा ज्ञात कीजिए। केएफ का मान दिया हुआ है, केएफ इज इक्वल 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब इस वाले क्वेश्चन में एक तो देखो आपको बेंजोइक अम्ल घुला हुआ है बेंजीन में, तो विलय पदार्थ कौन सा है, बेंजोइक अम्ल। एक हमें बेंजोइक अम्ल जो घुला हुआ है, तो बेंजोइक अम्ल का अणुभार भी पता होना चाहिए। तो यहां पर मैं देखो नोट कर देता हूं, बेंजोइक अम्ल का अणुभार, अणुभार कैसे लिखोगे, एम से लिखेंगे। तो एम भी जो है इसका है, बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H5COOH। बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है C6H5COOH। इसका अणुभार होता है, वैसे फिक्सेबल तो कितना होता है, इसको हल करोगे तो ये आएगा 122 ग्राम मोल इनवर्स होता है। लेकिन हमें यहां पर क्वेश्चन में देखो दो द्रव्यमान दिए हुए, देखो ये वैल्यू जो होती है ना, ये तो होती है सैद्धांतिक। ये अणुभार जो होता है ना, ये फिक्स जो होता है, ये तो होता है प्रायोगिक या सैद्धांतिक। एक आपने पढ़ा था, इसको नाम दे सकते हो आप सैद्धांतिक। लेकिन एक अपने निकालेंगे उसे बोलेंगे प्रेक्षित। जैसे देखिए यहां पर, यहां डेल्टा टीएफ है, केएफ दिया हुआ है और हिमांक अवनमन का नाम है। पहले मुख्य बात ध्यान देना भाई, यहां पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिमांक अवनमन। अब हिमांक अवनमन का जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें डेल्टा टीएफ है, थोड़ा समझना इस बात को।
डब्ल्यू बी दिया हुआ है, डब्ल्यू ए दिया हुआ है, डेल्टा टी एफ दिया हुआ है, के एफ दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए एक अपने हिमांक अवनमन में विलेय का अणुभार ज्ञात करने का एक फॉर्मूला लिखा था, उसको हमने किसे लिखा था, एमबी से लिखा था, और फॉर्मूला लिखा था के एफ गुणा 1000 गुणा डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी एफ गुणा डब्ल्यू ए। ये अणुभार जो है ना, ये होता है प्रेक्षित, इसे निकालते हैं। तो आपके दो वैल्यू थे, एक प्रेक्षित मान पढ़ा था, एक पढ़ा था सैद्धांतिक मान पढ़ा था। एक सैद्धांतिक मान होता है, एक होता है प्रेक्षित मान होता है। तो ये प्रेक्षित निकालते हैं। देखो सबसे पहले एम बी इज इक्वल, के एफ की वैल्यू कितनी है 5.1 इंटू 1000 इंटू इसको लिखेंगे 0.3, डेल्टा टी एफ है 0.317 गुणा डब्ल्यू ए की वैल्यू है 20। कुछ बात आपकी समझ में आ रही है? यहाँ पर के एफ की वैल्यू दी हुई, नोट कर दी, 1000 फॉर्मूले में है, ये फॉर्मूला अपने पीछे आ चुका है, हिमांक अवनमन में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर ये लिख दिया डब्ल्यू बी की वैल्यू 0.3 और डेल्टा टी एफ की वैल्यू 0.317 इंटू 20। अब इसको यदि हम हल करेंगे, यहाँ पर एमबी को हल करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे और इसको हल करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी लगभग, एमबी की वैल्यू आएगी लगभग ये 241 ग्राम मोल इनवर्स, ये वैल्यू आएगी इतनी। तो सबसे पहले आपको यहां पर यह भी ध्यान होना चाहिए कि यहां पर पूछा क्या गया है और किस प्रकार इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले ध्यान दें, 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल था, तो हमने पहले वैल्यू लिख दी यहाँ पर डब्ल्यू बी, जो मात्रा कम होती है वो विलेय को बताती है, ज्यादा होती है वो, तो यहाँ विलेय की मात्रा 0.3, डब्ल्यू बी, विलेय को बी से लिखा था, डब्ल्यू ए 20 ग्राम, डेल्टा टी एफ हिमांक अवनमन को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी एफ से, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल 0.317 केल्विन लिख दिया, के एफ इज इक्वल 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। बेंजोइक अम्ल का ये सैद्धांतिक फिक्स मान होता है। अणुभार भी देखो दो होते हैं, मान दो होते हैं ना, प्रेक्षित मान और एक होता है सैद्धांतिक मान। वैसे अणुभार भी दो है, प्रेक्षित अणुभार और सैद्धांतिक अणुभार। तो यहाँ पर बेंजोइक अम्ल का सैद्धांतिक अणुभार, बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला C6H5COOH, तो 122 ग्राम मोल इनवर्स। यहाँ पर प्रेक्षित अणुभार के लिए हिमांक अवनमन में विलेय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र क्या था, Mb बराबर KF गुणा 1000 गुणा WB अपॉन डेल्टा TF गुणा WA। यहाँ पर अपने वैल्यू लिख दी, KF की 5.1 है, 1000 फॉर्मूले में, WB 0.3 है, डेल्टा TF 0.317 और ये 20। इसको जब हल करेंगे तो ये आएगा 241, लगभग 241 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये तो हो गया प्रेक्षित अणुभार, ये है सैद्धांतिक अणुभार। लेकिन देखिए अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, बेंजोइक अम्ल की समूहन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर आई का मान और चाहिए। समूहन की मात्रा का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था, एल्फा बराबर आपने वहां पढ़ा था IN-1। एल्फा का जो फॉर्मूला था समूहन की मात्रा के लिए आपने वहां पर पढ़ा था। तो फॉर्मूला भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला आपने पढ़ा था एल्फा इज इक्वल Ni-1 अपॉन 1 माइनस n। एल्फा इज इक्वल I-1 अपॉन 1 माइनस n फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो सबसे पहले अपने को वांट ऑफ गुणनांक I का मान निकालना है। तो देखो अणुभार के लिए जो फॉर्मूला होता है, I बराबर फॉर्मूला होता है सैद्धांतिक अणुभार बटा, ये फॉर्मूला भी आपको तैयार करना पड़ेगा। I बराबर होता है सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार। एक हमने पीछे जो लिखा था ना, वो लिखा था I बराबर प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान, जबकि यहाँ अपोजिट लिखा है सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार। इसका रीजन क्या है, इसका मेन रीजन ये होता है कि वहां पर हमने प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान जो पढ़ा था, क्योंकि अणुसंघ के गुणधर्म जो होते हैं, विलेय के कण होते हैं ना,
वो अणुभार, विलेय के कणों का मान अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अणुसंख्यक गुणधर्मों में विलेय के कणों का जो मान है वो अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और व्युत्क्रमानुपाती होने पर इसको लिखोगे तो ये मान अपोजिट लिखा जाएगा। इसलिए आप ये फॉर्मूला तैयार कर ही लें आप। I इज इक्वल सैद्धांतिक अणुभार कौन प्रेक्षित है अणुभार। जब अणुभार दे तो फॉर्मूला यही काम आएगा, सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित, और मान दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या लगा तो I बराबर प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान। तो यहां पर देखो फॉर्मूला I बराबर सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार। तो I इज इक्वल सैद्धांतिक तो कितना है 122 और ये कितना है 241। तो 122 और यहाँ पर एक है 241, इसमें अपन है 122 में 241 का भाग देंगे तो ये मिलेगा 0.506 आएगा। 0.506 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। अब इसको देखिए आगे अपन हल करते हैं, हमें क्या चाहिए समगुणन की मात्रा। तो पहले आप इसको यहाँ तक का जो मान है वो उसको नोट जरूर कर लें। तो सबसे पहले जो दिया है वो नोट करेंगे, उसके बाद में सबसे पहले हमने क्या ज्ञात किया है हिमांक अवनमन की सहायता का जो फॉर्मूला है विलेय अणुभार का, तो विलेय अणुभार ज्ञात कर लेंगे, प्रेक्षित अणुभार जिसे कहा जाएगा। सैद्धांतिक अणुभार आपको बताई दी है, आई का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला है आई बराबर सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार। तो यहाँ पर पहले देखो आपको जो क्वेश्चन है उसमें आपको फॉर्मूले देखो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूले वो तीनों फॉर्मूले काम आ रहे हैं, दिया गया वो नोट करेंगे। सैद्धांतिक अणुभार आपको बेंजोइक अम्ल का पता होना चाहिए क्योंकि अणुभार आपने 11th में निकाल ली है, यहाँ फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हिमांक अणु ने विलेय के अणुभार का सूत्र याद होना चाहिए, आपकी सूत्र याद है तो ही आप हल कर पाओगे। सूत्र में वैल्यू लिखोगे तो प्रेक्षित अणुभार याद कर लेंगे, फिर क्या याद करेंगे आई का मान, तो आई इसलिए चाहिए क्योंकि समगुणन की मात्रा में आई का रोल रहेगा, राइट है। तो आगे देखो सवाल करते हैं, अब ये भी कंप्लीट नहीं हुआ सवाल क्योंकि समगुणन की मात्रा निकालनी है हमें। अब यहाँ पर देखो इसको मिटा रहा हूं मैं, ये नोट कर लिया होगा आपने, उसको जरूर कर लेना नोट। WB की वैल्यू नोट कर लो, WA की वैल्यू, डेल्टा TF की वैल्यू, फिर KF की है, फिर बेंजोइक अम्ल का अणुभार जितना सैद्धांतिक आ रहा है वो नोट कर लोगे आप। अब यहाँ पर देखो इसको आगे हल करते हैं, इसके आगे क्या करना देखो। अब आगे देखो हमें समगुणन की मात्रा ज्ञात करनी है, तो समगुणन की मात्रा का जो फॉर्मूला अपने को जो दिया हुआ है वो फॉर्मूला नोट कर देता हूं एक बार। एल्फा इज इक्वल एन आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन होता है। अब ध्यान दें यहां एन का मान और निकालना है, आई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, समगुणन की मात्रा ज्ञात करनी, तो समगुणन की मात्रा का फॉर्मूला होता है एल्फा इज इक्वल एन आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन, राइट है। अब यहां पर देखो बेंजोइक अम्ल जो है ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा। बेंजोइक अम्ल बेंजीन में द्विलक बनाता है, अतः एन बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि बेंजोइक अम्ल क्या बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कल एसिटिक अम्ल में बताई थी मैंने आपको, जैसे मान लो बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला है C6H, इसके दो अणु जुड़ जाएंगे भी, C6H5 C डबल बॉन्ड O और H, और एक अणु और ये और लिख देते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O और H। इस प्रकार ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो बेंजीन में बेंजोइक अम्ल को डालोगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसके दो अणु आपस में क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ n का मान कितना लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, क्योंकि बेंजोइक अम्ल के दो अणु है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपके पीछे भी आया था, एसिटिक अम्ल पढ़ा था वहां लिखा था CH3, ये 11th में भी पढ़ा हुआ है आपका। तो देखिए इसको आगे इस प्रकार n का मान कितना लिख दिया हमने 2 लिख दिया, ये तो आई का हल कर ही लिया आपने। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला था एल्फा एन आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन, फॉर्मूले में वैल्यू लिखते हैं एल्फा बराबर एन का मान कितना है 2, आई का मान 0.506 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2। अब इसको आप हल करोगे
तो मैं इसको मिटा रहा हूं पहले, इसको नोट जरूर कर लेना भैया आप क्वेश्चन को बाद में। एल्फा इज इक्वल, इसको मल्टीपल करोगे तो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये वैल्यू देखो कितनी आएगी, 2 आएगा यहां पर, फिर आएगा 1, ये आएगा 1.012 आएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 2, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -1, इसमें से ये वैल्यू घटाएंगे हम, देखो ये वैल्यू क्या है माइनस, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये एल्फा इज इक्वल माइनस का कितना आ जाएगा ये 0.988 और माइनस का 1, इसमें से घटा के देख लेंगे आप। अब इसको घटाएंगे, ये 1.012 है तो यहाँ 0 लगाएंगे आप, तो ये आएगा 8, ये भी 8, ये आ जाएगा 9, ये आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.988। अच्छा, मात्रा है संगुणन की, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से क्या कर दोगे, अरे इस मान को यदि अपने को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे गुणा, तो एल्फा इज इक्वल कितना हो जाएगा 0.988 गुणा 100, तो एल्फा बराबर कितना हो जाएगा 98.8%। इस प्रकार इस सवाल का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो ये सवाल देखो काफी बड़ा है, इस बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो कल आपको यूरिया वाला करवाया था और उसके बाद में जो दोनों न्यूमेरिकल्स करवाए गए, ये तीनों न्यूमेरिकल काफी महत्वपूर्ण रहेंगे इस बार बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लें। इस सवाल के अंदर देखो जो सवाल है 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला इस विलयन का हिमांक है अवनमन 0.317, बेंजोइक अम्ल की समगुणन की मात्रा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो दिया था वो नोट कर लो, भी बताया था मैंने आपको। उसके बाद में सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसमें पहले सैद्धांतिक अणुभार तो नोट कर लोगे इसका, उसके बाद में हिमांक उन्होंने विलेय का अणुभार का सूत्र पढ़ा था क्या, एमबी बराबर केएफ गुणा 1000 गुणा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टीएफ गुणा डब्ल्यू ए, उसमें वैल्यू लिखकर एमबी का मान हल करोगे। उसके बाद में आई का हल करेंगे, आई का फॉर्मूला क्या था, सैद्धांतिक अणुभार बट्टा प्रेक्षित अणुभार, वो हल कर लोगे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो बताया है गुणन की मात्रा का फॉर्मूला एल्फा बराबर एन आई -1 अपॉन 1 माइनस एन, इससे समगुणन की मात्रा। यहाँ ये ध्यान रखना है बेंजोइक अम्ल बेंजीन में द्विलक बनाता है, तो द्विलक मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बनेगा द्विलक, इसलिए एन का मान कितना हो जाएगा 2। फिर ये वैल्यू एल्फा बराबर एन आई -1 अपॉन 1 माइनस एन वाले फॉर्मूले में नोट करेंगे और इसका हल करेंगे। एल्फा का मान आएगा यहाँ 0.988, प्रतिशत बदलेंगे 100 से क्या कर दोगे गुणा, तो 98.8%। तो ये भी आप नोट कर लो। उसके आगे इसके बाद में नेक्स्ट अपना न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करते हैं अपन अगला। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, तो आगे स्टार्ट करें नेक्स्ट न्यूमेरिकल, उतार लो इसको। समझ के उतारेंगे आप इसको और एक दो बार प्रैक्टिस वापस करेंगे, एक बार इसको लिखेंगे, फिर एक बार समझेंगे, फिर एक बार और लिखो। आप अपने नोटबुक में रफ रजिस्टर जो है उसमें भी आप अच्छे से प्रिपरेशन करने की कोशिश करो आप, क्योंकि आपको एक न्यूमेरिकल का जो आंसर है लगभग 2 से 3 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी आपके डाउट है उसको आप जरूर बताएं। आपके पास जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं आपके पास जो है उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो कि आपकी कोई भी प्रकार का डाउट है, कोई न्यूमेरिकल जो आपकी समझ में नहीं है उसको दोबारा रिपीट करना है तो उसको अपन वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा।
तो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले न्यूमेरिकल नोट कर देता हूं क्या है, उसके बाद में उसको बताते हैं क्या है। देखो न्यूमेरिकल में पहले लिख देता हूं। क्वेश्चन है आयनिक यौगिक AB का सैद्धांतिक अणुभार व प्रेक्षित अणुभार। सैद्धांतिक अणुभार और एक दिया हुआ है, प्रेक्षित अणुभार क्रमशः 58.2 व 30 है। इसका वन टॉप गुणांक व वियोजन की मात्रा ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है, एक आयनिक यौगिक दिया हुआ है, उस आयनिक यौगिक AB का सैद्धांतिक अणुभार एवं प्रेक्षित अणुभार 58.2 और 30 है। इसका वन टॉप गुणांक और वियोजन की मात्रा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको हल करते हैं। वन टॉप गुणांक को लिखते हैं आई से। अभी अभी हमने जो न्यूमेरिकल पढ़ा था उसमें सैद्धांतिक अणुभार प्रेक्षित अणुभार दिया, तो आई का फॉर्मूला ये पढ़ा था, सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार। यहां पर देखिए I इज इक्वल 58.2 और ये आ जाएगा 30 है। सैद्धांतिक अणुभार भी लिख दिया, प्रेक्षित भी लिख दिया, पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा 30। 582 में यहाँ पर भाग देना है 300 का, तो ये आएगा 1.94। अभी यहाँ पर देखो इसमें आगे क्या पूछा, वन टॉप गुणांक तो हल हो जाएगा आपका। वियोजन की मात्रा, तो वियोजन की मात्रा हल करते हैं। तो वियोजन की मात्रा के लिए पहले पदार्थ कौन सा दिया है, देखो AB दिया है। तो AB आयनिक यौगिक है, वो आयनों में वियोजित होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर फॉर्मूला का वियोजन की मात्रा क्या होता है, एल्फा बराबर I-1/n-1। भाई एल्फा का फॉर्मूला तो हमारा ये पड़ा हुआ है, एल्फा बराबर क्या होता है, I-1/n-1। अब हमें देखो यहाँ I का मान तो आ गया, लेकिन n का मान चाहिए। तो यहाँ आयनिक यौगिक कौन सा है, AB। तो थोड़ा सा ध्यान दें, आयनिक यौगिक AB A+ व B- आयनों में वियोजित होता है। भाई यहाँ आयनिक यौगिक ये दिया हुआ है AB है, तो इसके आयन क्या बनेगा, A+ और B-। पहले पदार्थ कितना था, एक था, एक तो A+ बन गया, ये क्या बन जाएगा B-। आयन तो ये बनेंगे। तो यहाँ अतः है n बराबर कितना आ रहा है 2। अब यहाँ पर देखो इसको हल करें, एल्फा बराबर यहाँ पर I का मान कितना है 1.94 -1, यहाँ पर कितना है 2 - 1, 2 - 1। तो 1.94 -1 अपॉन 2 - 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और यहाँ कितना बच जाएगा, ये 1 हटेगा तो 0.94 बचेगा यहाँ पर। ये एल्फा बराबर 0.94 बटा 1 आ जाएगा। अब 0.94 जो है इसको 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। मैं यहाँ इसका हल कितना आएगा 0.94 है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो वही कितने से गुणा कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा अल्फा बराबर 94%। सवाल सरल ही है,
क्या दिया हुआ है, आयनिक यौगिक AB का सैद्धांतिक अणुभार प्रेक्षित अणुभार दिया हुआ है। वांटा पूर्णांक I का फॉर्मूला लगाएंगे, सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार। तो अल्फा बराबर अपना सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार। सैद्धांतिक अणुभार प्रेक्षित अणुभार नोट किया, इसमें इसका हल करोगे तो आएगा 1.94। यहाँ पर अल्फा का फॉर्मूला क्या है, वियोजन पूछा है, तो वियोजन का फॉर्मूला I-1/n-1 होता है। तो ये फॉर्मूला लिखा, यहाँ n का मान कितना होगा 2, क्यों, तो AB का आयनन हो रहा है, तो A प्लस और B माइनस, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक कितना हो गया 2 हो गया, तो n का मान 2 रखेंगे, तो अल्फा बराबर 1.94 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो यहाँ अल्फा बराबर आ जाएगा 0.94 बटा 1, अल्फा बराबर 0.94 इंटू 100, क्योंकि अल्फा वियोजन की मात्रा प्रतिशत में देंगे, 100 से क्या कर देंगे गुणा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 94%। राइट है, तो ये सवाल भी आपके जरूर समझ में आया होगा, तो इसको भी आप एक बार नोट कर ले। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की आगे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवाते हैं फिर आपको। ये नोट करो आप, इसको नोट करने के बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। एक न्यूमेरिकल आपको और करवाते हैं आज। न्यूमेरिकल को देखो, जब तक आप अच्छे समझोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, और न्यूमेरिकल्स का मेन यही होता है, एक तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूले जो भी है फॉर्मूलों को आप जो है वो एक पेज में इनको नोट कर लें, और जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। प्राशन दाब पूछे तो प्राशन दाब के फॉर्मूले सारे आने चाहिए, हिमांक अवनमन तो हिमांक अवनमन के फॉर्मूले आने चाहिए आपको, कवथनांक है तो कवथनांक उन्नयन वाले फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए आपको, मोलरता पूछा तो मोलरता का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। तो फॉर्मूले आपको सारे ध्यान में होने जरूरी है, और फॉर्मूले यदि ध्यान में नहीं है तो आपके सवाल हल नहीं होंगे। जैसे आज के आपकी क्वेश्चन जो करवाए रहे हो प्राशन दाब पर हैं, वियोजन की मात्रा वांटा पूर्णांक का संबंध का सूत्र है, वांटा पूर्णांक समगुणन की मात्रा के संबंध का सूत्र है, हिमांक अवनमन का है। तो ये सारे फॉर्मूले आपके यदि याद है तो आप अच्छे से हल कर सकते हो। तो ये आप एक बार नोट करेंगे, बाद में एक बार रफ में इनकी एक दो बार तैयारी करेंगे, तो उससे आपके अच्छे समझ में आ जाएंगे। फिर भी आपके नहीं समझ में आते हैं तो उसको आप वापस पूछेंगे। तो उतार लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन नोट करते हैं क्या है, फिर इसको करते हैं हल। क्वेश्चन है 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थेलीन में घोलने पर 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थेलीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.68 केल्विन हो जाता है। सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। यहां पर एक वैल्यू और दी, वो भी नोट मतलब KF बराबर दिया हुआ है 6.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है, क्या है कह रहा है ये 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.68 केल्विन हो जाता है। सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात करो।
तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन में दिया हो उसको नोट करें। इस क्वेश्चन में भी देखो आपको दो वैल्यू दी है 25.6 ग्राम और एक दिया हुआ 1000 ग्राम। तो 2 ग्राम की मात्रा तो एक विलेय हो जाएगा और एक विलायक। जो कम है वो विलेय और ज्यादा है वो विलायक। तो कम को तो किसे लिखेंगे WB से, और ज्यादा वाले को किसे लिखा था, B को विलेय माना और A को विलायक। तो पहले दोनों के द्रव्यमान नोट करते हैं। 25.6 ग्राम और ये कितना है 1000 ग्राम। नेप्थलीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन, अच्छा हिमांक में अवनमन किसे लिखा जाता है, डेल्टा टीएफ से प्रेजेंट करते हैं। हिमांक अवनमन का जो टॉपिक पड़ा, हिमांक अवनमन को प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीएफ से। तो ये वैल्यू है 0.68 केल्विन। यहां पर सल्फर का अणु केएफ का मान कितना है 6.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब देखो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना रहेगा, यहाँ पर WB दे दिया, WA डेल्टा TF KF। सबसे पहले इसमें हमें ज्ञात करना पड़ेगा विलेय का अणुभार, और विलेय का अणुभार का फॉर्मूला होता है MB बराबर, आज ही पढ़ा है अपने न्यूमेरिकल जो पिछला किया था बेंजोइक अम्ल वाला जो न्यूमेरिकल था, उसमें जो फॉर्मूला था ये था KF गुणा 1000 गुणा WB अपॉन डेल्टा TF गुणा WA। यहां पर मैं वैल्यू लिखता हूं MB इज इक्वल KF की वैल्यू है 6.8 इंटू 1000 इंटू ये है 25.6 लिख दिया। डेल्टा TF कितना है 0.68 गुणा यहाँ पर WA कितना है 1000। अब थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर देखो पॉइंट, यहाँ पर देखो 2 के बाद में है क्या, ये 2 पॉइंट है, 2 के बाद में पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पर 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 68 से 68। तो यानी MB की वैल्यू कितनी आ गई 256 ग्राम मोल इनवर्स। ये तो आ गई विलेय का अणुभार तो ज्ञात के लिए। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात करो। तो सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो सल्फर का अणुसूत्र क्या होता है, माना सल्फर का अणुसूत्र मान लेंगे SX होता है। सल्फर का परमाणु प्रतीक क्या होता है S होता है, और अणुभार के लिए क्या मान लिया, अणुसूत्र के लिए X। तो यहाँ पर देखो अणुभार टोटल कितना आ रहा है विलेय का 256। तो यहाँ पर इसको हल करते देखो S गुणा X बराबर कितना है टोटल 256। सल्फर का अणुभार कितना होता है, भाई सल्फर का अणुभार बढ़ा आपने, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, लेकिन इसका अणुभार कितना होता है 32। तो 32 गुणा X बराबर 256। तो X बराबर ये कितना हो जाएगा 256 बटा 32। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो यहाँ X यहाँ 8 रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आता है सल्फर का अणु सूत्र S8 होगा। तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में भी आपके थोड़ा सा वो ये समझ में ये है आना ये जरूरी कि आपको दिया क्या गया है। तो यहाँ पर WB की वैल्यू कितनी है 25.6 ग्राम, WA की वैल्यू 1000 ग्राम। कम वाला विलेय होगा, ज्यादा वाला विलायक होगा। डेल्टा TF हिमांक अवनमन को किससे लिखा जाता है, डेल्टा TF से लिखा जाता है 0.68। KF की वैल्यू दी है, विलेय का अणुभार का फॉर्मूला MB बराबर नोट किया KF गुणा 1000 गुणा WB बटा डेल्टा TF गुणा WA है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन ने इसमें फॉर्मूले में मान रखे तो यहाँ MB का कितना है 256। अणुसूत्र पूछा है तो सल्फर का अणुसूत्र क्या मान लेंगे SX होता है। तो S गुणा X बराबर 256, टोटल अणुभार कितना है 256। देखो आपको यहाँ पर S गुणा X बराबर 256 लिखा, तो पहले देखो यहाँ पर X बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 सफर में 32 का हुआ कि सल्फर का अणुभार कितना होता है 32 होता है। ये कितना आएगा 8, अतः सल्फर का अणुसूत्र कितना हो जाएगा S8। और वैसे सल्फर के आप यहाँ पर अपरूप भी पढ़ोगे, सीनियर में सल्फर के अपरूप भी आएंगे। सल्फर के यहाँ पर है एक S6 रूप आएगा, एक आएगा S8 आएगा। S8 में तो मुकुट आकार बनता है, 11th में भी आया था, और एक में कुर्सी रूप बनता है। S6 होता है, एक होता है S8 होता है। तो इस न्यूमेरिकल का हल इस प्रकार होगा। तो आज आपको जो न्यूमेरिकल करवाए गए 4 न्यूमेरिकल बताए गए हैं, चारों ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल जो आपने पढ़ा था
K4 फिजिक्स वाला, सेकंड बेंजोइक अम्ल पर आधारित था, तीसरा आयनिक यौगिक का था, और चौथा है 25.6 ग्राम सल्फर पर जो आधारित न्यूमेरिकल है। चारों न्यूमेरिकल जो है इनको आप अच्छे से नोट करें, नोट करने के बाद में इनका अच्छे से एक बार अध्ययन करें, फिर इनको रफ में नोट करें आप, फिर उनकी प्रैक्टिस करें। फिर भी आपकी दिक्कत आती है तो इनको वापिस बताएंगे आप। और जो स्टूडेंट्स भी क्लास लगातार नहीं ले पा रहे हैं तो क्लास भी ले रेगुलर, अब क्योंकि क्लासें आपकी रेगुलर हो रही है अब तो। और इसके अलावा पीछे की क्लासें आपके, देखो टॉपिक तब तक समझ में नहीं आएगा, कई स्टूडेंट जो लेट ले रहे हैं तो जो पहले के टॉपिक आप नहीं समझोगे ना तब तक आपके आगे के नहीं समझ में आएंगे। तो पीछे के जो वीडियो बने हुए हैं उनको बार बार देखें, उनको बार बार पढ़े, उनको रिटर्न लिखने की, जो भी पढ़ते हो उसको लिख कर ही याद करें। आप जितना लिखोगे उतना आपके अच्छे से याद होगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस वीडियो, आपने मोबाइल में वीडियो को बस देख लिया और देख कर बस हो गया भी, तो उससे आपकी कोई क्लास का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो आपको वीडियो के साथ उसको लिखने की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपके हैं न्यूमेरिकल, आपको आज 4 करवाए हैं। तो पीछे की वीडियो भी जो क्लासें नहीं ली जिन स्टूडेंट ने, वो पीछे की वीडियो भी बार बार से देखिए, उनको नोट कर लें आप। तो रजिस्टर में साथ साथ नोट कर दें, काम भी आपकी कम रहेगा। तो ये आपके सॉल्यूशंस के आज न्यूमेरिकल करवाए गए हैं 4। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।